Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing a series of MCQs on modern Indian history theme based क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। पहला थीम हमारा रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस है। मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस करने से हम टॉपिक को कई पहलुओं से देख लेते हैं, हमारे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दो वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं। आप तीसरा वीडियो देखते हैं। थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस 21. The withdrawal of non-cooperation movement 1922 led to the immediate end of all associated peasant movement. Non-cooperation movement के बाद फिर जितने भी peasant movements थे वो खत्म हो जाते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है A few peasant revolts rose around that time were under the official programs of non-cooperation movement. फिर भी कुछ थोड़े बहुत जो मूवमेंट हुए थे peasant movement उस समय, वो सब के सब नॉन कॉपरेशन के समय ही हुए थे और नॉन कॉपरेशन के बाद सारे मूवमेंट एंड हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि नॉन कॉपरेशन के बाद मूवमेंट पीजेंट मूवमेंट हुए ही नहीं थे। रंपा रिवेलियन है, भील मूवमेंट है जो 1920-22 के बाद ही होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फ्यू पीजेंट मूवमेंट्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रंपा रिवेलियन है या भील मूवमेंट है, ये नॉन कॉपरेशन से बिल्कुल अलग हुआ करते थे, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाता है, दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है। नॉन कॉपरेशन के बाद पीजेंट मूवमेंट्स लगभग खत्म हो गए थे, तो ये गलत हो जाता है। उसके जस्ट बाद हुए थे और कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी थे जिनका नॉन कॉपरेशन से कोई संबंध नहीं हुआ करता था, तो आंसर इज डी। आंसर इज डी। तो नाइदर 1 नॉर 2। रंपा रिबेलियन आंध्र प्रदेश 1920-24, भील मूवमेंट 1922 एंड सम more continued even after non-cooperation. These were the launched separately, were not part of non-cooperation. सुमित सरकार, पेज नंबर 209। ये मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं और यहीं से आपके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस इन्हीं किताबों से बना करते हैं। Consider the following statement. The Santhal rebellion 1855 to 56 was started mainly against government. लंबे समय तक चली है ये, 1960 तक चली जाती है। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट शुरू होती है। मेनली इन शब्दों पर ध्यान देना है, mainly against the government. The rebellion finally led to creation of a separate district called संथाल परगना. रेबेलियन खत्म होती है, सरकार एक नया डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना बना देती है। कौन से इसमें स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहले ये सरकार के खिलाफ बाद में आते हैं। पहला इनका जो पहली शुरुआती लड़ाई है वो सरकार से नहीं है, तो बाद में सरकार के खिलाफ काम करने लगते हैं। तो इट वॉज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इनिशियली, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये सही है, बाद में संथाल रिबेलियन के बाद सरकार एक डिस्ट्रिक्ट बना देती है संथाल परगना, तो सेकंड सही है, पहला सही नहीं है। The Santhal main grounds were against the civilized people from Bengal and Upper India, but they turned against the government when they found that instead of remedying their grievances, the government officials not only protected the oppressors but participated in their economic operation as well. बाद जब देखते हैं सरकार उन्हीं के साथ खड़ी हो गई है जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तब जाकर सिद्धू और कानू इसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। और बाद में सरकार ने, मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट tried a pacification by creation of a separate district called संथाल परगना। पीएल ग्रोवर, पेज नंबर 482। पीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार एंड प्लासी टू पार्टीशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। यहां से हट के कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23। द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 was passed as an experimental measure to be extended to the rest of the country if it worked successfully in Punjab. पंजाब में लागू होता है और जब ये पंजाब में चल जाएगा तो पूरे देश में इसे चलाएंगे। कर्जन के समय ये पास हो जाता है। As per the Punjab Land Alienation Act 1900, the money lender could take over the land of the cultivator in case of default of indebted payment only with the help of a court decree. अगर किसान मनी लेंडर का पैसा नहीं दे पाया है साहूकार का, तो वो कोर्ट से डिक्री लेकर, आदेश लेकर उसकी जमीन ले सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पंजाब में किया गया था और अगर सक्सेसफुल होगा तो पूरे देश में इसे लागू कर देंगे। लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बल्कि इस एक्ट ने तो ये कहा था कि कोई भी कल्टीवेटर का कोई भी जमीन जो नॉन कल्टीवेटर्स है वो नहीं ले सकते हैं। तो सेकंड गलत हो जाता है, पहला सही है। देखिए कैसे। The act divided the Punjab population under 3 heads:
एग्रीकल्चरल क्लास, ये सीधे किसान हैं। स्टैट्यूटरी एग्रीकल्चरिस्ट क्लास मतलब दोज हु दो नॉट बिलोंगिंग टू द एग्रीकल्चरल क्लास बट हैड लॉन्ग सेटल्ड इंटरेस्ट इन द लैंड, ये लैंडेड प्रॉपर्टी इनके पास है बट एग्रीकल्चर क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, दूसरी क्लास। तीसरी द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द मनी लेंडर, बाकी तीसरे क्लास के पॉपुलेशन थे जो मनी लेंडर वगैरह हुआ करते हैं। तो लैंड एलिनेशन एक्ट ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शंस फॉर इम्पोज्ड ऑन द सेल एंड मॉर्टगेज ऑफ द लैंड फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी टू द अदर टू कैटेगरी, मतलब एग्रीकल्चर क्लास से कोई जमीन स्टैट्यूटरी एग्रीकल्चर क्लास या मनी लेंडर के पास नहीं जा पाएगी। through the members of the second and third category could sell and mortgage land as they please, लेकिन स्टैट्यूटरी एग्रीकल्चर क्लास है, मनी लेंडर है, ये चाहे तो जमीन खरीद बेच सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से किसान से कोई जमीन इन दोनों के पास नहीं जाएगी। यही मकसद था पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट का। तो वो जो साहूकार जमीन छीन लिया करते थे वो इससे कंट्रोल हो गया था। तो इसका आंसर पहला स्टेटमेंट सही है कि पूरे देश में लागू कर देंगे, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। The revolt of 1857 could not spread to other regions except North India. Revolt 1857 का रिवोल्ट उत्तर भारत तक सीमित रहा, क्यों? The first local British administration could resolve the grievances of masses to some extent. बाकी जगहों पर वो लोगों की grievances का निवारण कर चुके थे, इसलिए साउथ या वेस्ट में नहीं पहुंचा। मद्रास एंड बॉम्बे वर रैयतवाड़ी एरियाज which was not as oppressive as other systems. मद्रास बॉम्बे में रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था जहां सीधे किसान पैसा देते थे, तो वहां पर इतना बुरा हाल नहीं था जितना परमानेंट सेटलमेंट वाले इलाकों में या महलवाड़ी सिस्टम वाले इलाकों में हुआ करता है। दूसरा कारण ये बताते हैं, सप्रेशन ऑफ सिविल रिवेलियंस बाय द ब्रिटिश अर्लियर रिजल्टेड इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूलर्स, फ्यूडल लीडर्स और जमींदार्स टू लीड सच मूवमेंट। या 1857 से पहले वहां पर कुछ सिविल रिवेलियंस हुई हैं, छोटे छोटे राजा हैं या जमींदार वगैरह हैं, उनका सप्रेशन अंग्रेज पहले ही कर चुके थे, तो रिवोल्ट को लीड करने के लिए वहां पर कोई लीडर्स वगैरह नहीं मिले थे। ये कारण था या इनमें से कोई कारण नहीं था? तो साउथ इंडिया या वेस्ट में रिवोल्ट क्यों नहीं लीड हो पाया? इसका कारण है कि 1857 से पहले वहां पर 1775 से ऑनवर्ड्स वहां पर छोटे छोटे रियासतदार राजाओं के रिवोल्ट चलते रहे थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के रिवोल्ट चलते रहे थे, उनका सप्रेशन सरकार पहले ही कर चुकी है। तो जब रिवोल्ट शुरू होता है तो साउथ में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं अवेलेबल थी जो रिवोल्ट को साउथ में लीड कर पाती, इसलिए साउथ या वेस्ट में रिवोल्ट का प्रसार नहीं देखा गया, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट आंसर इज सी। द सप्रेशन ऑफ द सिविल रिबेलियंस was a major reason why the revolt of 1857 did not spread to South India and most of the eastern and western India. Bipin Chandra, page 35, Penguin. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साउथ में इसलिए रिवोल्ट इसलिए नहीं हुआ था कि साउथ के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पॉइंट ये था कि वहां के जो लीडर्स हो सकते थे वो पहले ही सप्रेस हो चुके हैं। रिवोल्ट 1857 से पहले काफी ऐसी सरगर्मियां चल रही थी जो अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी। In the context of tribal revolts, the term दमिन एकोहो stood for. अब ट्राइबल रिवोल्ट के संदर्भ में ये जो टर्म है किताबों में मिल जाती है, दमिन एकोहो, किस लिए थी? किस लैंड को बताती है? एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल, एरिया ऑफ भील अपराइजिंग इन मेवाड़, या दक्कन रॉयट्स 1975 में हुआ था उनका ये एरिया है, या रंपा रिबेलियन आंध्र प्रदेश में थी उनका ये एरिया है। तो दमिन एकोहो किस संदर्भ में इस्तेमाल होती है? इट इज एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल, उसके संदर्भ में होती है। देखिए, द संथल्स हु लिव इन द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल नोन एज दमन एकोहो rose in revolt, made a determined attempt to expel the outsiders, the Dikus, and proclaimed the complete annihilation of alien regime. विपिन चंद्रा, पेज 36। मतलब ये जो जहां पर ये संथल रहते हैं उसको ये दमन एकोहो कहते हैं, और यहाँ पर डिकूज का मतलब है जो मनी लैंडर आ गए हैं, फाइनेंसर्स आ गए हैं, वो लोग जो बाहर के आ गए हैं, इनके ट्राइबल राइट्स का दमन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये शुरू हुआ था और दमन एकोहो इनके एरिया को कहा जाता था। तो आंसर ए हो जाता है। डेक्कन रॉयट्स 1975 took place mainly against 1875 में जो पुणे अहमदनगर में डेक्कन रॉयट्स हुए थे, किसके अगेंस्ट हुए थे? जनरल इंक्रीज इन रेवेन्यू डिमांड एज पार्ट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी में 30 साल बाद रेवेन्यू डिमांड हुआ करती थी, उसके संदर्भ में हुए थे, या मनी लेंडर्स की ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उसके संदर्भ में हुए थे, या नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू टू कल्टीवेटर्स बाय मर्चेंट्स बाइंग द रॉ कॉटन, या फिर जो
कॉटन पैदा करके देते थे, उन्हें मर्चेंट क्लास पैसा नहीं दे रहे, इसलिए वो रिवोल्ट में खड़े हो गए थे। या गवर्नमेंट एपैथी टुवर्ड्स द बैड कंडीशंस ऑफ कल्टीवेटर्स इन द इमर्जिंग फेमिन कंडीशंस, ये इसलिए शुरू हुए थे कि अकाल की स्थिति है। इस समय लिटन हुआ करता था, अकाल की स्थिति पड़ी है भारत में। लिटन का बिल्कुल 1877 से शुरू हो जाएगा, 76 से। तो अकाल की स्थिति मिड इस ईयर में, इस ईयर के आसपास पड़ी थी। तो ऐसे में सरकार ने अकाल के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिए थे, इसलिए लोग रॉयटस हो गए थे। तो इसमें क्या आंसर है? आंसर ये है, मनी लेंडर्स की जो ऑपरेसिव पॉलिसी थी उसके खिलाफ डेक्कन राइट्स हुए थे। ये ए और सी और डी इसका मेन कारण नहीं है। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं और इनके कौन लीडर मेनली हुआ करते थे? अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक मोहनलाल पांड्या, चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला, आप लगा देंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ शुरू किया है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ हैं और प्रेस की आज़ादी हमको बोलने की दी जाए। विनोबा भावे इसमें पहले कांग्रेस के लीडर थे जिनको अपॉइंट किया गया था अक्टूबर 1940 में कि ही विल ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। एका मूवमेंट मदारी पासी ने किया है यूपी में, तो 1921 में। तो ये अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक गांधी जी का मूवमेंट था। मोहनलाल पांड्या वॉज रिलेटेड टू खेड़ा सत्याग्रह, इसलिए पहला सही नहीं है। बाकी राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लेके आए हैं। विनोबा भावे को गांधी जी ने, कांग्रेस ने अपॉइंट किया है, पहले लीडर टू अपॉइंट टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। और मदारी पासी ने 1921 में यूपी में बहराइच वगैरह में एक एका मूवमेंट चलाया था। तो आंसर इज ए। खुंटकट्टी टेन्योर अमंग संथल ट्राइबलमेंट। खुंटकट्टी टेन्योर संथल्स के में क्या हुआ करता था? जॉइंट ओनरशिप या शेयर क्रॉपिंग या टेनेंसी या फॉरेस्ट ऑक्यूपेंसी राइट्स। तो खुंटकट्टी का मतलब होता है जॉइंट ओनरशिप। ट्राइबल लीनिएज से संबंधित जो जमीन उनके पास है उसे जॉइंट ओनरशिप के सिस्टम को खुंटकट्टी कहा जाता था संथल के संदर्भ में। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ? तो पबना डिस्टर्बेंसेस 1873 में शुरू होते हैं। डेक्कन राइट्स 1875 में शुरू होते हैं। संथल रेबेलियन 1850s में होती है। तो सबसे पहले होता है थर्ड, फिर होता है 1, फिर होता है 2। तो 312 ये कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी में पिछले 1-2 सालों में देखे गए हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो संथल रेबेलियन 1850s में होता है, 55-56 से लेकर 1859-60 तक। डेक्कन राइट्स 1875 में होते हैं। पबना डिस्टर्बेंसेस बंगाल में 1873 के आसपास शुरू हो जाते हैं। तो आंसर इज सी। Consider the following statement. Sannyasi rebellion 1763 to 1800 was led by displaced zamindars and religious monks both from Hindus and Muslims. पहला स्टेटमेंट, जो सन्यासी रिबेलियन हुई थी उसमें जमींदार हैं या धार्मिक गुरु वगैरह हैं, हिंदू से भी हैं, मुस्लिम हैं, दोनों से हुआ करते हैं। रेबेलियन ऑल्सो बिकेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ बुक आनंद मठ बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इनमें क्या सही है? ओबियसली दोनों ही सही है। ये पहला बड़ा रिवोल्ट है अंग्रेजों के खिलाफ। सन्यासी रिबेलियन वाज लेड बाय डिस्प्लेस्ड जमींदार्स एंड रिलीजियस मॉन्क्स, और दोनों ही हिंदू मुस्लिम दोनों ही इसमें शामिल हैं। इट वाज नॉट टिपिकली अ रिलीजियस मूवमेंट। और इसी मूवमेंट सन्यासी रिबेलियन को ही लेकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में आनंद मठ नाम की किताब लिख डाली है, जो 1882 में पब्लिश हो जाती है, जिसमें सॉन्ग वंदे मातरम मिल जाता है। तो इसमें दोनों ही सही हो जाते हैं। Both are correct. Displaced peasants, demobilized soldiers of Bengal, led by religious monks and dispossessed zamindars, were the first to rise up in the Sannyasi rebellion, made famous by Bankim Chandra Chattopadhyay in his novel Anand Mat, that lasted from 1763 to 1800 by Bipin Chandra. So these are another set of 10 questions for revolts and rebellions, जो आपके MCQ की तैयारी बहुत अच्छी करा रही है फॉर प्रीलिम्स 2024। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।